गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। तो आई होप कि पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी, एकदम दब के हैं। फिजिक्स की पाठशाला के लेक्चर्स का खूब एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। चलिए, तो मैंने आप लोग को एक अपना लेक्चर दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 1, राइट। उसी का कंटिन्यूड पार्ट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 2। बेसिकली इसमें मैंने आप लोग को अपने पहले वीडियो में बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, वो क्या होता है। दूसरा मैंने बताया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसकी मोशन कैसे होती है जब हम उसको थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं। उसका टाइम पीरियड फाइंड किया था मैंने, है ना। तो अब जो है हम लोग उसी पे कुछ और एप्लीकेशंस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 2। तो अब इसमें देखो, मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज, जो आपकी जेई और नीट लेवल की आपको बढ़िया से इसमें बताएंगे आज। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग ध्यान से समझना इसको। कोई डाउट आए तो मुझसे आप लोग डिस्कस करना। तो पहला जो एप्लीकेशन है मेरी, एप्लीकेशन नंबर 1। तो क्वेश्चन ये है इसमें बेसिकली कि एक बॉल है हमारे पास, उसके ऊपर जो एक एल्युमिनियम फॉयल लगाई गई है। बॉल है जिसके ऊपर एक एल्युमिनियम फॉयल लगाई गई है, और वो बॉल जो है इस तरीके से यहाँ सस्पेंड की गई है, ठीक है। ये तो मैंने बताया एक बॉल है जिसके ऊपर एल्युमिनियम फॉयल हम लोगों ने लगाई है, और इसको जो है यहाँ पर इस तरीके से सस्पेंड किया गया है एक थ्रेड के एंड पर टाई करके, राइट। और इसमें जो आपको बोला गया है कि जो इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। मैंने क्या कहा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो यहाँ पे इस जिसमें बॉल आपकी जो है सस्पेंड की गई है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? ये हॉरिजॉन्टली है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से समझ लो, एक बॉल है, वुडन बॉल है, इसके ऊपर हमने एक आयरन की जो फॉयल है वो कवर की गई है बॉल को आयरन की फॉयल से, और इसका मास m है। इलेक्ट्रिक फील्ड E हॉरिजॉन्टल है, और ये बॉल यहाँ सस्पेंड की गई थ्रेड से। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस बॉल को Q चार्ज प्रोवाइड करते हैं, इसको हमने Q चार्ज दिया, तो जिसकी वजह से इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स के वर्क करने से ये जो है आपकी पोजीशन, ये पोजीशन पर आ जाती है वर्टिकल से थीटा एंगल पर, यहाँ इक्विलिब्रियम में आ जाती है ये। अब ये आपकी बॉल है, राइट। और जो बोला गया है कि जो थ्रेड है आपकी, उसकी लेंथ ये L है, दिस क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये पूछा गया है इसमें कि भाई ये जो बॉल जिसको आपने चार्ज Q प्रोवाइड किया है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये यहाँ पर आप देख रहे हो सस्पेंड की गई है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी अगर ये बॉल का जो डिस्टेंस है यहाँ से, जब ये चार्ज Q आप इसको प्रोवाइड करते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बॉल जो है इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करती है, जिससे कि इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब ये इक्विलिब्रियम में आती है तो इसकी जो डिस्टेंस होती है यहाँ से अपनी इनिशियल पोजीशन से, वो d होती है, राइट। ये L इसकी लेंथ है। तो हमसे पूछा गया है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ इन द टर्म्स ऑफ, यानी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ d L m, यानी मास, लेंथ d और q। तो इन चारों के टर्म्स में हमको इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो भाई, इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को समझाता हूं। बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला है कि बॉल है जिसका मास m है, इसको हम चार्ज q प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टली है, ठीक है, जो मैंने डायरेक्शन में दिखाया गया आपको। तो जब ये यहाँ पर d डिस्टेंस डिस्प्लेस होकर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आती है, तो इस पर जो है कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं? एक तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स QE, दूसरा ये वेट mg, और थर्ड ये टेंशन T। मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ दिखा देता हूँ आपको।
फ्री बॉडी डायग्राम इसका ये है, वेट mg, दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है वो है QE, राइट, और ये टेंशन T। ये 3 फोर्सेस यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, राइट। तो हमें फाइंड क्या करना है, E की वैल्यू हमको फाइंड करनी है जब बॉल जो है इस डी डिस्टेंस से डिस्प्लेस होकर यहाँ इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो आइए देखो अब लोग कंसीडर करते हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि ये जो एंगल बनाती है वर्टिकल से वो थीटा एंगल फॉर्म करती है जब ये अपनी इस पोजीशन पर आ जाती है। ओके, तो अब देखो इस टेंशन के 2 कंपोनेंट्स होंगे, कौन कौन से? एक तो ये आप देख रहे हैं ये टेंशन है यहाँ पर, राइट। तो 2 कंपोनेंट्स होंगे इसके, ये वर्टिकल लाइन हो गई दिस और ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिस। तो 2 वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे, वन अलोंग दिस वर्टिकल लाइन दैट इज T cos थीटा और दूसरा ये T sin थीटा। तो मैंने क्या बताया बेटा अभी तक आपको? मैंने ये बताया कि जब ये बॉल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगी इस पॉइंट पर जहां इसकी डिस्टेंस d है फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, देन देयर विल बी 2 components of this tension, one the T cos theta along the vertical line, one the T sin theta along the horizontal line। तो यानी ये आपका हो गया कितना, T sin theta and this is T cos theta और ये क्या था हमारे पास, थीटा एंगल था। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया है। तो अब आप देखो इक्विलिब्रियम में है, तो इस केस में T sin theta will neutralize to QE, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो की वजह से जो फोर्स था वो QE था, इसको न्यूट्रलाइज करेगा। एंड T cos theta will neutralize, ये जो T cos theta है देखो ये देख रहे हो ये किसके अपोजिट है, mg के, तो इसलिए ये हो गया mg। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर दें, दोनों को हमने डिवाइड किया तो T से T कैंसिल, ये T से T कैंसिल, तो आ गया tan थीटा इज इक्वल टू QE अपॉन mg। सो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, E आ गया mg tan थीटा बाई Q। इक्वेशन नंबर 1 ले लिया मैंने इसको, राइट। तो अब देखो इस डायग्राम तक को देखो, यहाँ पर ये थीटा के अपोजिट हो गया परपेंडिकुलर ये, राइट। ये हो गया आपका लेंथ है, तो मैं यहाँ समझा देता हूँ इसको अलग से। ये है देखो दिस, ये लेंथ L है, ये थीटा है और ये D है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हाइपोटेनियस हो गया, राइट, दिस। सो ये आ जाएगा L स्क्वायर माइनस D स्क्वायर रूट। सो tan थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो यहां देखो आप tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो D अपॉन L स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। अब ये tan थीटा की वैल्यू हम लोग यहां पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, E इज इक्वल टू mg अपॉन Q। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, D अपॉन L स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई इन द टर्म्स ऑफ D, L, M एंड Q, राइट। तो फिर से समझ लो मैंने इसमें क्या बताया। क्वेश्चन में बोला गया था कि एक वुडन बॉल है जिसके ऊपर आयरन फॉइल कवर की गई है, इसको चार्ज देते हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है वो E है हॉरिजॉन्टली, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा जिससे कि ये डिस्प्लेस होकर अपनी इस पोजीशन पर आ जाती है D डिस्टेंस ट्रैवल करके। तो इस केस में हमको जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने इसके दोनों टेंशन है इसमें कंपोनेंट्स कर लिए, T sin थीटा T cos थीटा। T sin थीटा QE को न्यूट्रलाइज करेगा, T cos थीटा mg को न्यूट्रलाइज करेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में है फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंगली। तो अब आप देख रहे हो tan थीटा की वैल्यू ये आ गई और tan थीटा हमने इस डायग्राम से फाइंड आउट किया, तो जिससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई दिस। क्लियर है यहाँ तक? तो ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल होता है वो किस तरीके से बिहेव करेगा जब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है,
हॉरिजॉन्टल में था, हॉरिजॉन्टली इलेक्ट्रिक फील्ड था, राइट। चलिए, कोई डाउट होगा तो मेरे से फिर पूछना। अब मैं इसकी एक और एप्लीकेशन लेता हूं, एप्लीकेशन नंबर 2। तो अब देखो भाई, एप्लीकेशन नंबर 2, तो अब मैं इसकी एप्लीकेशन नंबर 2 लेता हूं, समझो एप्लीकेशन नंबर 2। तो एप्लीकेशन नंबर 2 क्या है बेसिकली, अब मैं जो है, अभी तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिया था हॉरिजॉन्टली, अब मैं लूंगा इसको इंक्लाइंड वे में। जैसे क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज पार्टिकल है, क्वेश्चन समझ लो पहले, ये आपका प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इस प्लेन में एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है, उसको हम थ्रो करते हैं u वेलोसिटी से विद थीटा एंगल विद हॉरिजॉन्टल। ये चार्ज पार्टिकल यहां से थ्रो किया गया, चार्ज पार्टिकल का मास m है, m मास है, राइट, और चार्ज q है। ये एक चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्ज q, मास m है, इसको हमने यहाँ थीटा एंगल से u वेलोसिटी से थ्रो किया है। तो इसमें पूछा गया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस वर्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड इस बीटा एंगल पर, ये बीटा एंगल है, दिस बीटा एंगल से इंक्लाइंड है इलेक्ट्रिक फील्ड दिस। तो क्वेश्चन क्या था कि भाई एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, इसको हमने थीटा एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर जो है थ्रो किया विद द वेलोसिटी u, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्लाइंड at angle beta with the vertical as shown in this figure. Then you have to find out the time of the flight and range. यानी ये पार्टिकल जब आपने थ्रो किया है तो इसका ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा और इसकी ये हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है क्वेश्चन? तो चलो मैं इसको सॉल्यूशन डायग्राम यहाँ बनाता हूँ इसका। तो अब देखो, ये तो था मेरा क्वेश्चन दिस, इसका सॉल्यूशन समझो। बेसिकली ये आपका ऑब्जेक्ट था जो आपने यहां से थ्रो किया था विद थीटा एंगल, ये थीटा एंगल पर आपने इसको थ्रो किया था हॉरिजॉन्टल से u वेलोसिटी के साथ। ध्यान से समझना भाई, बड़ा मजेदार है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये है, वर्टिकल से बीटा एंगल पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप देख रहे हो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से दो कंपोनेंट्स होंगे इसके? एक तो ये दिस, यानी E साइन थीटा बीटा, सॉरी ये E साइन बीटा, और दूसरा ये आपका E कॉस बीटा। तो ये दो कंपोनेंट्स होंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, E कॉस बीटा और ये E साइन बीटा। तो अब देखो यहाँ पर इसके वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट्स होंगे। बेसिकली ये वैसा ही है जैसा 11th में आप लोग पढ़े थे प्रोजेक्टाइल मोशन, बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा। बस यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्वॉल्वेशन और हो गया है। तो अब देखो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, u x यानी कि u cos थीटा, u y यानी u साइन थीटा। तो क्या है u y कंपोनेंट अलोंग द y एक्सिस, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। दूसरा आप जानते हो ग्रेविटेशनल फील्ड किधर होता है, डाउनवर्ड होता है, राइट। तो अब देखो चार्ज पार्टिकल क्यों था, तो सबसे पहले यहां देखो कि जो आपका एक्सेलरेशन है ax अलोंग द x एक्सिस, क्या है ये, अलोंग x एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे ग्रेविटी का तो कोई इफेक्ट है नहीं हॉरिजॉन्टल मोशन पे, क्योंकि ग्रेविटी तो डाउनवर्ड है। तो इसीलिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन किसकी वजह से आएगा, इस वर्टिकल जो आपका ये देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है E साइन बीटा, इसकी वजह से यहाँ पर आएगा। तो अब देखो E साइन बीटा इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा कितना, QE साइन बीटा। तो इस चार्ज पार्टिकल पर इस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट E साइन बीटा से जो फोर्स लग गया वो हो गया
क्यू ई साइन बीटा, और फोर्स को अगर मास से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो ये अलोंग एक्स एक्सिस हमारा एक्सेलरेशन आ गया चार्ज पार्टिकल का। चलिए आप देखो अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग जो आपका एक्सेलरेशन है वो क्या है, एक तो देख रहे हो ये डाउनवर्ड ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दूसरा ये जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का ई cos थीटा, ये भी डाउनवर्ड है, राइट। तो जो आपका टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, g प्लस क्यू ई कॉस बीटा अपॉन एम। तो ये हमारा ए वाई होगा, यानी एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल लाइन, और ये डाउनवर्ड है, ठीक है। चलिए यहां तक मेरी बात क्लियर। तो अब आप जानते हो कि ये जो इसकी मैक्सिमम हाइट है h, ये h क्या है, इसकी मैक्सिमम हाइट है जहां तक ये पार्टिकल जा रहा है। यहाँ पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होता है, वी वाई 0। यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है, 0। और इस O पॉइंट से इस P पॉइंट तक का जो टाइम होता है वो इस P पॉइंट से Q पॉइंट तक का जो टाइम होता है दोनों इक्वल होते हैं। मैंने क्या बताया, टाइम फ्रॉम O टू P इज इक्वल टू टाइम फ्रॉम P टू Q, और ये टाइम हमने कितना ले लिया, सपोज t है। तो इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 11th में पढ़े थे इस चीज को आप लोग। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि पार्टिकल कितनी देर हवा में रहा, अपनी कितनी देर तक इसने अपनी जर्नी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से और टर्मिनेटिंग पॉइंट तक कितना टाइम इसको लगा, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कैपिटल टी ले लेता हूं, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू टी। तो अब सबसे पहले हम लोग ये स्मॉल टी फाइंड करेंगे। तो मैंने इसको ले लिया इक्वेशन 1, राइट। तो अब देखो यूजिंग वी वाई, वर्टिकल मोशन कंसिडर कर रहा हूं, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई, राइट। ये जो इसका यू वाई कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल आपका इनिशियल कंपोनेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए माइनस ए वाई टी, ये एक्सेलरेशन हो गया। तो ये हो जाएगा 0 यू वाई माइनस ए वाई टी। सो टी की वैल्यू आ गई यू वाई अपॉन ए वाई। यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, और ए वाई क्या था हमारे पास, जी प्लस क्यू ई कॉस बीटा अपॉन एम। तो ये टाइम आ गया इसका इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का। फ्रॉम इक्वेशन 1, इस 1 में वैल्यू पुट करोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन g प्लस क्यू ई अपॉन एम कॉस बीटा। तो बेटा ये हमारा पहले क्वेश्चन का जवाब आ गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, यानी पार्टिकल कितनी देर तक अपनी जर्नी करेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किधर है आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बीटा एंगल पर इंक्लाइंड है वर्टिकल से। तो यहां तक का क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब देखो मैं इसकी निकालता हूं रेंज। रेंज देखो अब, तो रेंज क्या है इसकी, आप जानते हो रेंज होती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यहाँ एक टाइम ऑफ फ्लाइट आप लोग नोट कर लिया होगा, है ना। तो अब देखो मैं इसको यूज करूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट को। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये हमारा था ए वाई, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा ये आया था। तो अब देखो रेंज फाइंड करनी है। रेंज क्या है हमारी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये ओ से लेकर क्यू तक की। तो मैंने इक्वेशन यूज की एस एक्स यानी अलोंग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल मोशन,
इजकल टू यू एक्स टी, टी क्या है हमारे पास यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट, माइनस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो एस एक्स क्या हो गया हमारे पास रेंज, यू एक्स क्या है हमारे पास यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई कितना आया टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन g प्लस क्यू ई अपॉन m cos बीटा माइनस 1/2 ax कितना मेरे पास, मैं थोड़ा इसको इस साइड लिख देता हूं, यहां से मैं हटा देता हूं डायग्राम, थोड़ा सा स्पेस मेरे को मिल जाएगा, फिर मैं यही लिख देता हूं। तो ये आ जाएगा मेरे पास देखो 1/2 ax कितना आया था मेरे पास क्यू ई साइन बीटा अपॉन m, ये तो ax हो गया, और टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास है 2u साइन थीटा अपॉन g प्लस क्यू ई कॉस बीटा अपॉन m, और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर, राइट। तो ये आ गई हमारी रेंज। मेन चीज है इसकी कॉन्सेप्ट कि कैसे करना है। मैंने जैसे अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जब आपका ग्रेविटेशनल फील्ड भी प्रेजेंट हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट हो, तो जो हमारा नेट एक्सेलरेशन होता है वेदर अलोंग एक्स एक्सिस और वेदर अलोंग वाई एक्सिस, उसको हम अपनी इक्वेशंस में यूज करते हैं, राइट। क्लियर है मेरी बात। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में 2-3 केस आपको समझाए थे कि भाई अगर पार्टिकल जो है हॉरिजॉन्टल मोशन में हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो नॉर्मल हम लोग इक्वेशंस यूज कर लेते थे। जब थीटा एंगल पर आप थ्रो करते थे तो उस केस में प्रोजेक्टाइल वाली जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर यूज होती है, राइट। तो इस तरीके से मैंने आपको इसका टाइम पीरियड निकालना बता दिया कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कितना टाइम लेता है अपनी पूरी जर्नी का, और कैसे हम इसकी रेंज फाइंड करते हैं। तो इसमें आपने कंक्लूजन क्या निकाला कि भाई केवल हमारा जो चेंज हो रहा है वो एक्सेलरेशन में चेंज जा रहा है, बाकी चीज हमारी वैसी है जैसे हम लोग 11th में अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़े थे। क्लियर। चलिए एक एप्लीकेशन और लेता हूं मैं, इसकी बड़ी मजेदार एप्लीकेशन है, ध्यान से समझना। ये सब हमारे देखो जेई और मेंस, जेई मेंस या फिर जेई एडवांस कह सकते हो, और फिर इसमें आप नीट, वहाँ पे इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। नीट में भी हालांकि थोड़ी हल्की लेवल की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेनली ये जेई एडवांस और जेई मेंस के लिए आपकी जो है प्रॉब्लम्स हैं उस ओरिएंटेड। सीबीएसई में यूजुअली ऐसी प्रॉब्लम्स कभी नहीं आती हैं। तो जो बच्चे जेई एडवांस के लिए लगे हैं, मैं उनके लिए भरपूर मटेरियल अपनी वीडियोस में देता रहूँगा। हर टॉपिक पर मैं अपने वीडियो दूंगा आप लोगों को, स्पेशली जेई और नीट के लिए, राइट। 12th का भी मटेरियल उसमें मिलेगा। तो जो जेई और नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भरपूर मटेरियल मिलेगा। बहुत ढंग से सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। जब आप 2025 में अपना जेई देंगे तो उसमें आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, और आई होप कि आप मेरे लेक्चर से जेई क्वालिफाइड करोगे पक्का, अगर आप कंटिन्यूसली इनको देखोगे, राइट। तो आइए अब मैं एक और प्रॉब्लम इस पर बेस्ड ले लेता हूँ। अभी तक मैंने जो प्रॉब्लम ली है वो सिर्फ थीटा एंगल पर थ्रो करने वाली थी हमारी। अब मैं ले रहा हूं इन, तो मैंने अभी तक आपको इसकी 2 एप्लीकेशंस बताई हैं। ये आप उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आई होंगी, बड़ी बढ़िया प्रॉब्लम्स हैं। बेसिकली ये दोनों आईआईटी लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, मेंस एंड एडवांस। नीट में भी बड़ी यूजफुल होंगी प्रॉब्लम्स। यूजुअली सीबीएसई में इस टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो चलिए मैं एक और प्रॉब्लम इस पर लेता हूं। अब इंक्लाइंड प्लेन की मैं बात करता हूं। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि भाई एक इंक्लाइंड प्लेन है ये, इस पर एक ऑब्जेक्ट पुट किया गया है जिसका मास
m है और इस पर चार्ज q है। इसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो ये h हाइट है, ठीक है। बिल्कुल मैं देखो एक जनरल प्रॉब्लम ले रहा हूँ ताकि आप इनको जो है अच्छे से अपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकें। बहुत ध्यान से समझना, कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस करना, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर डालना। तो बोला गया है ये प्लेन हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर इंक्लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस, राइट। ग्रेविटेशनल आप जानते हो डाउनवर्ड होता है। तो इस तरीके से बोला गया है क्वेश्चन में कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है तो आपको बताना है कि जब ये बॉटम पर पहुंचता है, राइट, तो इसका जो टाइम होगा वो कितना लगेगा। क्वेश्चन क्या था फिर से बता देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है ग्राउंड से h हाइट पर। तो हमसे पूछा गया है जब ये यहाँ से रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है तो बॉटम तक पहुँचने में कितना टाइम लेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो। तो आओ मैं इसका सॉल्यूशन डायग्राम आपको समझाता हूँ। बेसिकली ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है जो क्वेश्चन में गिवन है, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। यहाँ पर ये आपका एक ऑब्जेक्ट पुट किया गया है जिसका मास m है और इस पर जो चार्ज है वो कितना है, q चार्ज है। तो ये जो है आपका ग्राउंड से जो हाइट दी गई है वो कितनी है, h है। ये h हाइट पर है, यहाँ से कितनी हाइट है, h। तो जो इसका वेट होगा ऑब्जेक्ट का वो किधर होगा, ये ग्राउंड की तरफ होगा, यानी टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, mg। तो इसीलिए ये जो इसका देख रहे हो इंक्लाइंड प्लेन, इस पे जो वर्टिकल लाइन हो गई ये वर्टिकल लाइन हो गई दिस, राइट। ये थीटा हो गया। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक mg cos थीटा दिस और दूसरा ये mg sin थीटा जो इसको डाउनवर्ड मोशन कराएगा दिस, राइट। क्वेश्चन में ये भी बोला गया है, एक बात और ध्यान से सुन लो कि जो ये सरफेस है आपका ये स्मूथ सरफेस नहीं है, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। इस सरफेस और इस ऑब्जेक्ट के सरफेस के बिटवीन जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। तो इसका मतलब यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स भी काम करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर जाएगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा दिस, ये, राइट। ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हॉरिजॉन्टल है। किधर है, इसके हॉरिजॉन्टली, यानी ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस, ये। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर जो चार्ज है आपका, इस मास m और इस पे चार्ज है q, तो जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा QE। ये QE फोर्स हो गया, राइट। तो अब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो ये along the mg cos थीटा दैट इज QE, ये ध्यान से समझना इसके जो कंपोनेंट्स में बना रहा हूं। अब तो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, एक तो ये, अब यहां देखो ये क्या होगा हमारा, एक तो ये होगा बिल्कुल दिस, यहां से मैं इसको दिखाता हूं आपको ड्राइव करके, ये आप परपेंडिकुलर डालते हो दिस, राइट। तो ये हमारे पास क्या आएगा, QE sin थीटा। और जो इस सरफेस के अलोंग आएगा ये क्या होगा, QE cos थीटा। तो ये आपके कंपोनेंट्स हो गए इस इलेक्ट्रिक फोर्स के, जो QE sin थीटा अलोंग द mg cos थीटा और QE cos थीटा अलोंग द फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस तरीके से जो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया हमारे पास वो कितना हो जाएगा, आओ समझो। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर कितना है, F इक्वल टू म्यू n, n क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन दिस। और यहां पर ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगी आपकी वो किसके इक्वल होगी, mg cos थीटा प्लस QE sin थीटा। मेरी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को।
तो किसके इक्वल होगी, mg cos थीटा प्लस QE sin थीटा। तो इसलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, म्यू mg cos थीटा प्लस म्यू QE sin थीटा। ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, राइट। यहां तक कोई डाउट आप लोगों को? चलिए, तो अब देखो जो रिस्पॉन्सिबल है इसकी मोशन के लिए वो कौन है, mg sin थीटा। और mg sin थीटा डाउनवर्ड है और इसके अगेंस्ट दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक F और एक QE cos थीटा। तो इसलिए नेट फोर्स कितना हो जाएगा हमारे पास, mg sin थीटा माइनस QE cos थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू ma। इस नेट फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन आया a, जिसके साथ ये डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा है इस इंक्लाइन प्लेन पर। तो इसीलिए कितना आ जाएगा, अगर मैं m से डिवाइड कर दूं यहाँ दोनों तरफ, तो आ गया g sin थीटा माइनस QE ऑन m cos थीटा माइनस 1 अपॉन m। f की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पर, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू n इज इक्वल टू a। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। और अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दूं म्यू n की, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, g sin थीटा माइनस QE अपॉन m cos थीटा माइनस, अब यहाँ देखिए ये वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू जी, m कैंसिल हो जाएगा, म्यू जी cos थीटा, राइट, प्लस म्यू QE अपॉन m sin थीटा, राइट। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, बेसिकली एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है, इसकी वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन की। तो अगर आप ध्यान से करोगे तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये आ गया एक्सेलरेशन जो कि इस ऑब्जेक्ट में होगा। तो अब देखो इसका टाइम पूछा है, टाइम पूछा है तो यहां समझो आप, इस सरफेस के अलोंग, मैं यहां समझा देता हूं अलग से, ये आपका सरफेस है, ग्राउंड से इसकी हाइट ये h है, यहाँ ऑब्जेक्ट था आपका ये, यहाँ से ये बॉटम इतना आया, ये थीटा एंगल है। तो अगर इसमें ट्रिगो यूज करोगे तो जो इस सरफेस के अलोंग ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट, वो कितनी हो जाएगी, ये क्या है, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस साइन थीटा में, राइट। तो यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। मेरी बात आप लोग समझ रहे हो ध्यान से, ठीक है। तो मेरे को ये डिस्टेंस यहां से निकालनी है, तो कितनी आ जाएगी, h इज इक्वल टू स्मॉल h बाई साइन थीटा। तो यानी h बाई साइन थीटा, ये डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा अलोंग द सरफेस। तो अब देखो मैं इसका टाइम निकाल रहा हूं यहां पर। तो टाइम टेकन, तो मैंने सेकंड इक्वेशन यूज की, u कितना है यहाँ पर 0 है, तो इसलिए कितना आ जाएगा मेरे पास, s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये आ जाएगा h ऑन साइन थीटा इक्वल टू 1/2 at स्क्वायर। सो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ट्वाइस h अपॉन a साइन थीटा रूट। अब यहां से हम जो है ये जो a की वैल्यू आई, इस a की वैल्यू को यहां पुट करके t की वैल्यू निकाल सकते हैं। बेसिकली एक कंसेप्ट है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को ऐसे सरफेसेस पर कैसे हैंडल करेंगे। अब जैसे यहाँ पर आपको वैल्यू दे दी जाएगी, सपोज थीटा दे दिया 30 डिग्री टू से, थीटा 30 डिग्री दे दिया, मास दे दिया, चार्ज दे दिया, तो यही एक्सेलरेशन हमारा किस में आ जाएगा, डिजिट्स में आ जाएगा। और ये डिजिट्स की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो टाइम पीरियड भी हमारा डिजिट में आएगा।
तो ये मैंने सिर्फ आप लोगों को एक एप्लीकेशन समझाई है, इसको मैंने एक तरीका बताया है कि ऐसी प्रॉब्लम्स को अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम अपनी कॉन्सेप्ट को कैसे यहाँ यूज करेंगे। वैल्यूज आपको इसमें कुछ भी मिल सकती है, डायरेक्ट आप इसमें फिल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये प्रोसेस है एक जो आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो एडवांस टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गई होगी कंसेप्ट इसकी। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं फिर इसका, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आओ देखो। वन मोर क्वेश्चन। एक और मैं इसका क्वेश्चन लेता हूं। अब क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, आ गई होंगे आप लोग को। चलिए मैं एक प्रॉब्लम और ले लेता हूँ, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है समझ लो, पहले क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक थ्रेड से टाई किया गया है। इस थ्रेड की लेंथ L है। कितनी लेंथ है इसकी? L है। ये यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट टाई किया गया है, इसका मास m है, चार्ज q है। मास कितना है? m है, चार्ज q है। तो जब ये सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है तो ये अपने हाईएस्ट पॉइंट B पर पहुंचता है। ये B पॉइंट इसका हाईएस्ट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो जब हाईएस्ट पॉइंट B पर पहुंचता है तो हमें बताना है इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी कितना होगा। इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी कितना होगा इफ टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, tension at lowest point is 15 times of the weight of object। कितना होगा इसका? 15 टाइम्स होगा जो इसका वेट होगा इस पॉइंट पर। तो इस कंडीशंस में हमें जो है इसका वेलोसिटी फाइंड करना है। सपोज क्या इसका वेलोसिटी यहाँ ये v2 वेलोसिटी है, राइट। ये v2 वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो आओ मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ क्वेश्चन समझ लो फिर से एक बार। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, चार्ज q है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इस सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी व्हेन इट इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, टू से b, राइट। तो इस b पॉइंट पर जब ये होगा तो इसकी हाईएस्ट वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी अगर टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट वो 15 टाइम्स है इसके वेट के। फिर से बता देता हूँ, लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी है, इसके वेट के 15 गुना है, 15 टाइम्स। तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे हमें इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो आओ मैं समझा देता हूं। इसका जो सॉल्यूशन डायग्राम है वो मैं यहां बनाता हूं, समझो आप लोग। क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई ये आपका सर्कुलर पाथ है जिसपे ये रोटेट कर रहा है। स्ट्रिंग जो है वो L लेंथ की है, ये L लेंथ की स्ट्रिंग है, सेंटर O है। यहाँ ये लोएस्ट पॉइंट है इसका A, इसका वेट हो जाएगा m1g। यहाँ पर ये टेंशन ले ली हमने सपोज T1, राइट। सपोज किया यहाँ इसका वेलोसिटी कितना है, v1 है। जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो यहाँ इसका वेलोसिटी सपोज किया v2 है। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसलिए जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स वो ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, QE। यहाँ भी जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो क्या होगा, QE होगा, राइट। तो अब देखो हमें इसका V2 फाइंड करना है बेसिकली, राइट। तो ये जो टोटल डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक की A to B वो कितनी हो जाएगी, 2L। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई इसकी 2L। तो अब देखो हमने जो कंसीडर किया वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंसीडर किया। तो कंसीडरिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या आप ये भी कह सकते हो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम कंसीडर की। तो इस लोएस्ट पॉइंट पर जो इसकी एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, हाफ m1v1 स्क्वायर। और हाईएस्ट पॉइंट B पर देखो क्या क्या है, एक तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv2 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 2mgl। 2mgl क्यों, क्योंकि हाइट इसकी 2l हो गई। और इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन किया गया वो कितना हो जाएगा, QE मल्टीप्लाई 2l। तो इसलिए कितना आ जाएगा,
m1v स्क्वायर इजकल टू mv2 स्क्वायर प्लस 4 mgl माइनस 4 QEL, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mv2 स्क्वायर इजकल टू mv1 स्क्वायर माइनस 4 mgl माइनस 4 QEL, इक्वेशन 1। आप देखो एट पॉइंट ए, इस ए पॉइंट पर जो फोर्स है हमारे पास वो क्या है, एक तो वेट है इसका डाउनवर्ड, टेंशन T1 अपवर्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड है, तो नेट फोर्स जो होगा यहाँ पर वो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। तो इसलिए नेट फोर्स कितना हो गया हमारे पास, एक तो QE अपवर्ड T1 है, माइनस हो गया mg, सो दिस विल प्रोवाइड mv1 स्क्वायर अपॉन l, बट यू आर गिवन दैट T1 की वैल्यू कितनी है, 15 टाइम्स ऑफ mg, सो दिस इंप्लाइज दैट QE 15 टाइम्स ऑफ mg माइनस mg इक्वल टू mv1 स्क्वायर अपॉन l। तो यहां से हमने mv1 स्क्वायर की वैल्यू ले ली, तो कितनी आ जाएगी, QEL ये हो जाएगा 14 mg इंटू l, एंड इसको हमने पुट किया इन इक्वेशन 1। इस फर्स्ट इक्वेशन में हमने इसकी वैल्यू पुट की। मेरी बात यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, बोलो कोई भी डाउट है अगर। हाँ जी क्लियर, चलिए वैल्यू पुट कर देता हूँ अब। तो ये आ जाएगा mv2 स्क्वायर इजकल टू mv1 स्क्वायर की वैल्यू ये हमने पुट की यहाँ पर, तो कितनी है, QEL 14 mgl, ये हो जाएगा ब्रैकेट ओपन किया माइनस 4 mgl और प्लस 4 QEL। यहां तक क्लियर बच्चे आपको? तो ये आ जाएगा मेरे पास v2 स्क्वायर इजकल टू, आप देखो 415, सो 5 QEL अपॉन m, ठीक है, ये कितना बच जाएगा, 10 GL, राइट, ये आ गया। यहां तक कोई ऑब्जेक्शन? तो अब क्या आ जाएगा देखो, तो ये आ जाएगा मेरे पास आंसर v2 स्क्वायर इजकल टू, इसमें मैं कॉमन ले सकता हूं 5 अपॉन, इसमें l भी कॉमन आ जाएगा 5 भी, और m भी कॉमन ले लेता हूं, तो 5l अपॉन m, अंदर क्या बच जाएगा, QE प्लस 5 टू जा यानी 2 mg, सो v2 कितना आ जाएगा, 5l अपॉन m QE प्लस 2 mg का रूट। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका वेलोसिटी आ गया एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो आज मैंने आपको ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की और थोड़ा मेंस लेवल की, या आपका जो थोड़ा नीट में थोड़ी हल्की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैंने ये आज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल जो है आपका होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट केसेस में मैंने लिया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, है ना, इंक्लाइंड प्लेन पे इसकी मोशन कंसिडर की, हॉरिजॉन्टली कंसिडर की, राइट, वर्टिकली कंसिडर की। तो ये हर तरीके की प्रॉब्लम्स मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में आप ली हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, बड़ी मस्त प्रॉब्लम्स हैं ये, और आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इससे। मैं आप लोगों को अपनी वीडियोस में इस टाइप की हर टॉपिक पे, माइक्रो टॉपिक पर आप लोगों को जो है लेक्चर्स अपने मैं आप लोगों को दूंगा इसमें, और उसमें थोड़ा डीप में जाऊंगा ताकि आप लोगों को एडवांस और मेंस
दोनों में बेनिफिट हो, और जो नीट वाले बच्चे हैं मेरे, उनको नीट में यूँ चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व कर दें, राइट। तो इस तरीके से मैं आप लोग को समझाऊंगा बढ़िया से सारी चीज़ें, आप लोग एंजॉय करते रहो, राइट। और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको शेयर करना ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो। अपने साथ साथ हमें दूसरों का भी सोचना चाहिए, ओके। तो निडर बनो और आगे बढ़ो। जो निडर बनेगा वही सफल होगा। जो डर होता है वो हमारी सफलताओं के रास्ते में एक बाधा उत्पन्न करता है। तो हमें अपनी सफलताओं तक पहुंचना है तो इस अपने अंदर के डर को निकाल देना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।